हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुरोकेट। तो फ्रेंड्स, बीएड की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपके लेकर आए हैं जो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स की थ्योरी के साथ दी गई है। उसके बाद हमने इसमें चार्ल्स करन्स कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, जेम्स एशर्स टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स थ्योरी, कैलेब्स गेटिग्नो साइलेंट वे और जॉर्जी लाज़ानोव सजेस्टोपीडिया, ये चारों थ्योरी भी इंक्लूड की हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ये सिर्फ इग्नू बीएड के लिए नहीं, साथ साथ बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, टीचिंग एग्जाम्स जो भी हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। थ्री पॉइंट एट, द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यानी कि एक मानवतावादी दृष्टिकोण। तो होता क्या है ये? तो फ्रेंड्स, ये एक पर्सनालिटी की थ्योरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। दो लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। तो पहले अब्राहम मैस्लो के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अब्राहम मैस्लो ने 1954 में एक नीड थ्योरी दी है, यानी कि जिसे आवश्यकता का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो आवश्यकताएं जो है एक हायरार्की की फॉर्म में, यानी एक सीढ़ी नुमा रूप में दी गई है। इसको एक ह्यूमनिस्टिक थ्योरी और फिजियोलॉजिकल नीड्स भी बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा जिसमें आपकी जो 5 हैं वो बेसिक नीड्स दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, ये बेसिक नीड्स हैं 3, और जो 2 हैं वो मेटा नीड्स हैं। होता क्या है? सबसे पहले जो होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी एक इंसान सबसे पहले एक अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती क्या है? उसकी शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे कि जब उसे भूख लगती है वो खाना लेता है, तो ये रोटी जो है, खाना जो है, वो उसकी शारीरिक आवश्यकता है जो बेसिक नीड है। उसके बाद जो प्यास लगना या फिर उसकी काम करने की प्रवृत्ति होती है, ये सब इसी में आता है। तो भूख, प्यास या सेक्स वगैरह, ये सब आपका जो है वो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है। उसके बाद जो सेकंड है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। वो एक इंसान की सुरक्षा की आवश्यकता है, जिसमें वो अपनी सेफ्टी, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह करा लेते हैं हेल्थ वगैरह से रिलेटेड। तो ये सब जो है वो आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में आता है। उसके बाद जो थर्ड है वो है सोशल नीड्स। अब उसको सोसाइटी से जुड़ी अपनी नीड्स पूरी करनी होती हैं, जिसे बिलोंगिंगनेस नीड्स भी बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति का दूसरों से प्रेम करना या फिर उसका प्रेम प्राप्त करना, जिस कारण से वह स्कूल, समाज आदि में अपनी जो पहचान बना लेता है। तो ये सोशल नीड्स में ही आता है। तो इसमें जो है विद्यालय से, मतलब स्कूल से, फैमिली से या फिर सोसाइटी के साथ एक आइडेंटिफिकेशन होना, पहचान बनाना या फिर एडजस्टमेंट यानी सामंजस्य वगैरह होना, ये सोशल नीड्स में आता है। उसके बाद उसको चाहिए होती है अपनी रिस्पेक्ट, तो वो एस्टीम में आता है, जिसमें वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करता है, ऑटोनॉमी प्राप्त करने की कोशिश करता है, अचीवमेंट उसको चाहिए। तो मतलब वो अपना आत्मसम्मान एक जो है वो इसमें पाना चाहता है। लास्ट जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है आत्म सिद्धि, जब वो अपने अंदर जो भी क्षमताएं छुपी होती हैं उसकी पहचान करता है, यानी एक इंट्रापर्सनल संबंध, खुद से ही जो संबंध होता है वो इंट्रापर्सनल संबंध होता है, और उसको बिल्डअप करने की कोशिश करता है। जो भी उसका मैक्सिमम जो पोटेंशियल लेवल होता है किसी चीज़ को पाने का, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ही आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं कि बेसिक नीड्स जो हैं वो 3 होती हैं, और जो ऊपर की होती हैं वो कौन सी नीड्स होती हैं? मेटा नीड्स होती हैं, वो 2 होती हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से कीजिए। उसके बाद हम आपको एक थ्योरी बताते हैं। मैस्लो जी कहते थे कि जो आत्म अभिव्यक्ति है यानी सेल्फ एक्सप्रेस है, वो किसको कहते थे? तो कहते थे यदि एक संगीतकार द्वारा उसके संगीत की साधना की जाए, और चित्रकार यानी कि पेंटर द्वारा उसकी चित्रकारी की साधना की जाए, कवि द्वारा कविता लिखी जाए, तथा ये तभी जो है वो अपने आप में पूर्ण रूप से समायोजित रह सकते हैं। एक व्यक्ति जो कुछ भी हो सकता है उसे वही होना चाहिए। जब ऐसी कोई आवश्यकता इंसान को होने लग जाती है तो हम उसे आत्म अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेस का नाम दे देते हैं। तो इसे ये जो मानवतावादी विचारधारा है उसको तीसरी शक्ति यानी थर्ड फोर्स भी कहा जाता है। तो ये था हमारा अब्राहम मैस्लो द्वारा दी गई जो नीड थ्योरी है मोटिवेशन की, वो। अब हम देखते हैं कि कार्ल रोजर्स जो हैं वो क्या कहते हैं एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में। कार्ल रोजर्स भी फ्रेंड्स एक ह्यूमनिस्टिक थे। काफ़ी सारी टर्म्स उन्होंने अपनी इस थ्योरी में दी है। तो जो पहली टर्म दिया उन्होंने, फुली फंक्शनिंग पर्सन।
तो इन्होंने कहा है कि जब एक इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिनके बारे में अभी हमने मैस्लो की थ्योरी में बात की है, उनको पूरा करने लग जाता है और अपनी सोशल इवोल्यूशन नीड्स, जो उसकी ग्रोथ के लिए मैंडेटरी होती है, अगर वो उनको सेटिस्फाई करे, उनको पूरा करने में लग जाए, तो वो एक फुली फंक्शनिंग पर्सन की प्रोसीजर में आ जाता है। यानी कि वो आएगा कैसे, कि जब वो ट्रस्ट वर्दी होने लगता है, अवेयर होने लगता है चीज़ों के रिगार्डिंग, उसे फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलने लग जाती है, वो फुल ऑफ लाइफ मतलब जीने लग जाता है, क्रिएटिविटी भरपूर होती है, स्पॉन्टेनिटी होती है। स्पॉन्टेनिटी मतलब भाई अगर वो सोचते हैं कुछ करने का तो उसे कर जाते हैं, उनका कंप्लेनिंग नेचर नहीं होता, वो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन पर रीच करने लग जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, वही हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करने के लिए, मतलब एक हर ह्यूमन की जो है एक डिफरेंट पोटेंशियल होती है, तो अपना जो हाई पोटेंशियल दिखाकर एक टॉप मोस्ट पोजीशन पर जब इंसान पहुंच जाता है तो वो सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है, अपने जितने भी पोटेंशियल उसको अचीव करने की कोशिश करता है। हर एक्शन मतलब जो होता है इनका गोल डायरेक्टेड होता है, कुछ भी काम वैसे ही बेफालतू में नहीं करते, अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका मोटिव छिपा होता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, वो मतलब कुछ अचीव करना चाहते हैं। एक देखिए इन्होंने दो टर्म भी बीच में यूज़ की है, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ वो होता है कि जो आप एक्चुअल में हो, सपोज़ आप झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, तो ये आप रियल में हो, लेकिन आप खुद को इन चीज़ों से दूर एक आइडियल सिचुएशन, आइडियल सेल्फ में देखना चाहते हो कि जहाँ आप चोरी करना छोड़ दो या झूठ बोलना बंद कर दो, एक ऐसी चीज़ जो आप पाना चाहते हो, तो वो एक आइडियल सेल्फ हो जाता है। जो अभी आप हो वो एक रियल सेल्फ हो जाता है। तो जब इन दोनों में, रियल में और आइडियल में, जब आपकी कॉन्ग्रेंसी आने लग जाती है रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में, तो हम कह सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो फुली डेवलप हो चुका है, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो अचीव कर चुका है। तो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ को अचीव करना ही मतलब इसका जो है लास्ट प्रोसेस ऐसे माना जाता है। लास्ट में हम कार्ल रोजर्स के बारे में बताते हैं कि कार्ल रोजर्स जो हैं वो एक थेरेपिस्ट थे, उनका एक क्लाइंट सेंटर थेरेपी था जिसे CCT भी बोलते हैं, और इनके हिसाब से एक थेरेपिस्ट में 3 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ताकि वो एट्रीब्यूट्स किस लिए, ताकि जो बच्चे हैं वो ग्रोथ कर पाएँ और अपने आप को फॉरवर्ड पोजीशन पर मतलब रख पाएँ और ट्रू सेल्फ जो है वो बिकम हो पाए, ट्रू सेल्फ जो यानी कि रियल सेल्फ। तो वो 3 जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं क्या क्या। पहला है कॉन्ग्रेंसी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ जब एक ही हो जाता है, या फिर जो अपनी ट्रू सेल्फ जो है वो अचीव कर लेते हैं, तो वहाँ पे कॉन्ग्रेंसी जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है कि बिना किसी कंडीशन के किसी इंडिविजुअल को केयर प्रोवाइड करना और उनको मतलब लव देना, रिगार्ड देना। तो जैसे कि एक माँ का प्यार होता है अपने बच्चे के लिए, तो वो अनकंडीशनल ही होता है, उसके पीछे कोई कंडीशन नहीं होती। जो थर्ड एट्रीब्यूट है वो है एम्पैथी। एक थेरेपिस्ट में एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि दूसरों के दर्द को, दूसरों की फीलिंग्स को खुद मतलब रख कर, अपने ऊपर रख कर समझना और तब उनको मतलब उनकी हेल्प करना। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो इन्होंने दिए हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सिर्फ इग्नू बीएड के लिए नहीं है, बाकी सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बेहद बेनिफिशियल। तो फ्रेंड्स हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जो 2 पर्सन थे, कंट्रीब्यूटर्स थे, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो, दोनों की थ्योरी देख ली है। अब हम इस बुक में देखते हैं पर्टिकुलर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में क्या दिया हुआ है, मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में। तो देखिए जब भी हम एक्विजिट करते हैं लैंग्वेज 2, तो ये जो अप्रोच है वो मोर स्ट्रांगली अगेंस्ट है ऑथोरिटेरियन टीचर सेंटर क्लासरूम। ऑथोरिटेरियन क्या होता है, जहाँ पे टीचर का फुल्ली कंट्रोल होता है क्लास के ऊपर, बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती, पूरा सिलेबस सेंटर्ड होता है, मतलब पहले से ही ऑलरेडी ड्रिवन होती है एवरीथिंग। रिस्ट्रिक्शंस इतनी होती हैं, बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं दिया जाता, उनको काफ़ी सारी चीज़ों से मतलब दूर रखा जाता है। तो ये ऑथोरिटेरियन होता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इसके अगेंस्ट है और एम्फेसाइज करती है ऐसे एनवायरनमेंट पर जहाँ पर मिनिमल एंग्जाइटी हो, एनहेंस करते हैं उनकी सिक्योरिटी को, प्रमोट करते हैं जेन्युइन इंटरेस्ट बच्चों का, और साथ साथ डीपर जो एंगेजमेंट होती है लर्नर की वो खुद के साथ होती है, मतलब उनका जो इंट्रापर्सनल है वो डेवलप करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो उसके बाद जैसे अभी हमने जिससे पहले कम्युनिकेटिव अप्रोच की थी वो सिलेबस सेंटर थी,
ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऐसी नहीं है, इसमें सिलेबस को डिराइव किया जाता है, बच्चे की जो नीड है उसको डायग्नोज किया जाता है, उसके बाद सिलेबस को डिफ़ाइन किया जाता है, डिराइव किया जाता है। तो की कंसर्न क्या है इस पैराडिग्म के, वो देखते हैं। इसमें जो है लर्नर की रिस्पेक्ट की जाती है, उनकी फीलिंग्स के मतलब को सेंसिटिव वे में देखा जाता है, एनकरेज किया जाता है उनको एक रिस्पेक्ट करने को एक दूसरे को, और जो अफेक्टिव नेचर होता है यानी फुल ऑफ फीलिंग्स, इमोशनल एक्शंस जो होते हैं वो उन पर एम्फेसाइज किया जाता है। देखिए रिस्पेक्ट होती है लर्नर्स की ओन नॉलेज की, अगर वो खुद से कुछ भी मतलब अपना ज्ञान बांट रहे हैं उनको तो उसको मतलब प्रोत्साहित किया जाता है, उनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की जाती है, उन पर विश्वास किया जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे और क्या कब लर्न करना है। तो क्लासरूम जो एक्टिविटीज़ है वो फोकस्ड होती है कि व्हाट द लर्नर्स विश टू एंगेज इन, कि बच्चों का मन क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट मतलब एंगेज होना चाहते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूट करता है लर्नर की ऑटोनॉमी मतलब उसके राइट्स को, क्वालिटी ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्निंग, जहाँ पे हम खुद को खुद से ही गवर्न करते हैं, और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एज वेल एज एंकरेज किया जाता है सेल्फ डिस्कवरी को, यानी कि खुद की खोज विधि। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द नीड फॉर क्रिटिसिज्म एंड करेक्शन। क्रिटिसिज्म का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं हमें हमारे बारे में जो हम शायद कभी कंसीडर ही नहीं कर पाते। उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हम खुद को इम्प्रूव कर पाएँ, हमें हेल्प की जाती है एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की, क्योंकि हम पॉजिटिव देख रहे हैं, अगर सामने वाला कोई नेगेटिव हमारे में बता रहा है दैट इज़ क्रिटिसिज्म, तो वो हमें एक नया पर्सपेक्शन दे के जाती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद टीचर्स जो हैं वो रिगार्ड किए जाते हैं एज एनेबलर्स, फैसिलिटेटर्स, जो असिस्ट करते हैं लर्नर्स की उनकी प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में, ना कि इंस्ट्रक्टर में जो सिर्फ नॉलेज को ट्रांसमिट करता है। तो ये जो वेज हैं जिसमें साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है सेकंड लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग की एक्सप्लोरेशन में, तो जो 4 लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स हैं वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एशर्स टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, करंस कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, गेटेग्नोज साइलेंट वे, लॉजिनॉव सजेस्टोपीडिया। तो हम एक एक करके चारों देखते हैं। सबसे पहले है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। तो होता क्या है ये, तो देखिए कम्युनिटी जो लैंग्वेज लर्निंग है वो चार्ल्स करन द्वारा डेवलप की गई है। ये एक लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है जो फोकस करती है ग्रुप इंटरेस्ट लर्निंग पे, बेस्ड है काउंसलिंग या फिर थेरेपी अप्रोच पे, जिसमें जो टीचर है वो एक्ट करता है एज ए काउंसलर और जो लर्नर है वो एक क्लाइंट और कोलैबोरेटर की तरह देखा जाता है या ट्रीट किया जाता है। इसमें कोई भी प्रीसेट सिलेबस नहीं होता है, इसमें जो सिलेबस है वो स्टूडेंट के जो इंटरेस्ट है उससे डिराइव किया जाता है। टीचर के रोल 2 होते हैं, एक होता है वो बिहेव करता है एज अ रिसोर्स पर्सन जो, और दूसरा होता है जो प्रोवाइड करता है उन्हें सपोर्ट या एक नॉन जजमेंटल और एक एंग्जाइटी फ्री एनवायरनमेंट। एम्फेसाइज किया जाता है लर्नर सेंटर्डनेस पर, ऑटोनॉमी पर उनको फोकस किया जाता है और फैसिलिटेट किया जाता है रोल ऑफ ए टीचर को। तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो आप देख सकते हैं, मैंने इसका काफ़ी अलग कंटेंट मतलब प्रोवाइड किया है आपको। उसके बाद इसमें 5 स्टेजेस होती है। जो पहली है, देखिए जो एग्जाम्पल है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो इसी 5 स्टेजेस पर बेस्ड है। इसमें होता क्या है, CLL वाली क्लास में सबसे पहले लर्नर्स को एक सर्कल में बिठाया जाता है, नेचुरली बात की जाती है किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट के ऊपर उनसे। तो लर्नर स्पीक कर सकते हैं चाहे उनकी L1 और L2 में। जो टीचर है वो स्टैंड्स बिहाइंड द लर्नर जो भी बोल रहा है और उनको जो है L2 ट्रांसलेशन कर रहा है ऑफ व्हाट द लर्नर हैज सेड इन L1 यानी लैंग्वेज 1 में, और रीफॉर्मुलेट कर रहा है लर्नर की लैंग्वेज 2 अटरेंसेस यानी जो उनके सेंटेंसेस हैं उनको करेक्टली और अप्रोप्रिएटली। लर्नर तब रिपीट करता है जो टीचर कहती है और इसी तरह क्लास जो है मूव ऑन करती है फ्रॉम वन लर्नर टू अदर इन अ सिमिलर फैशन। तो ये जो कन्वर्सेशन है रिकॉर्ड की जाती है, रिप्ले की जाती है लास्ट में, ताकि जो होल पर्पस है इसका वो क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके उनके एनालिसिस में, ताकि वो कंटेंट को खुद से एनालाइज करें और फिर अपने एक्सपीरियंस से लर्न करें। तो इन्हीं को 5 स्टेजेस में उन्होंने डिफाइन किया है। पहली है रिफ्लेक्शन, दूसरी है रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन, फिर डिस्कशन, ट्रांसक्रिप्शन और फिर लास्ट में लैंग्वेज एनालिसिस। तो फ्रेंड्स ये इसमें है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी तो वो है TPR यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसके बारे में हमने चैप्टर के बीच में भी बात की है, ये जेम्स एशर ने डेवलप की है। ये बेस करती है कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज और फिजिकल मूवमेंट पे।
थ्रू कमांड्स हम इसको मतलब सीखते हैं। ये यंग लर्नर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है बिगनर्स लेवल पर, ये एडवांस लेवल के लिए नहीं है। स्टूडेंट्स की इनहिबिशन को मतलब रिड्यूस करती है, उनके स्ट्रेस लेवल को कम करती है। और जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के बीच में बताया था, जब एक बच्चा है वो मदर टंग सीखता है तो कैसे उसको फिज़िकली मतलब उसके पास सारे बंदे होते हैं जिनसे वो सीखता है, तो फिज़िकली रिस्पॉन्स के साथ कोई भी चीज़ जब सिखाई जाती है तो वो टीपीआर के अंडर आती है। थर्ड है वो है साइलेंट वे, वो आपके इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जो साइलेंट वे है वो कैलब गेटिग्नो के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें जो टीचर है वो जितना साइलेंट पॉसिबल होता है वो उतनी साइलेंट रहती है या रहता है, लेकिन जो लर्नर है उसको एनकरेज किया जाता है टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल इन द क्लास। ये बिगनिंग लेवल पर जो है स्टूडेंट्स की बेसिक फ्लुएंसी को गेन करने में, जो टारगेट लैंग्वेज जो सीख रहे हैं उनकी बेसिक फ्लुएंसी को गेन करने में बहुत हेल्प करता है। गुड प्रोनाउंसिएशन मतलब करवा देता है, फोकस करता है डिस्कवरी पर, उनके क्रिएटिविटी पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट पर। देखिए इनमें जो एरर्स हैं वो स्टूडेंट्स को खुद ब खुद करेक्ट करने होते हैं, और यही जो उनकी खुद की करेक्शन है वही टीचर के लिए एक फीडबैक बन जाता है ताकि वो एक स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। बस टीचर का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा नहीं होता है। और अब जो लास्ट है वो है सजेस्टोपीडिया, एक बल्गेरियन साइकाइट्रिस्ट है जिन्होंने इसको डेवलप किया है, जिनका नाम है जॉर्जी लॉज़ेनोव। ये बेस्ड करती हैं ऑन द आइडिया हाउ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, कैसे एक ह्यूमन का ब्रेन जो है काम करता है और कैसे हम लर्न करते हैं मोस्ट इफेक्टिवली। ये जो एक मेथड है वो हमारी जो लर्निंग है उसको 3 टाइम्स फास्टर हमें मतलब करने को हेल्प करता है। टीचिंग मेथड है वो पॉसिबल करता है पीपल को लर्न करने में 3 टाइम्स फास्टर एज़ कम्पेयर टू अदर जो लैंग्वेज टीचिंग अप्रोचेस हैं उनसे। ये इन्वॉल्व करता है क्रिएशन ऑफ ए वेरी सेफ एनवायरनमेंट इन विच स्टूडेंट्स जो हैं अलाउ किए जाते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, लेकिन उनको सेफ फील कराना इसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है ताकि वो लर्निंग को एंजॉय कर सके। अगर एक बच्चा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, अनसेफ फील कर रहा है, तो वो लर्निंग को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की होती है, जिससे एक पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट को प्रोवाइड होता है, लर्नर को प्रोवाइड होता है। ये काफ़ी ईजी एक्सेस करा देते हैं मटेरियल से, रिसोर्सेज से, जो भी एक लर्नर को रिक्वायर्ड होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? डेकोरेशन पर मतलब काफ़ी मतलब एक क्रिएटिविटी के आप साथ कह सकते हो कि इसमें लर्निंग को फोकस किया जाता है। अरेंजमेंट की जाती है क्लासरूम की, म्यूज़िक का यूज़ किया जाता है, और एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर जो है वो टीचर का थोड़ा बहुत इसमें हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सजेस्टोपीडिया था, लास्ट था। ये चारों जो टर्म्स हमने आपको बताई थी वो हो चुकी हैं। इसके बाद जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिग्म है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।